बच्चों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ a फेवरेट चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस्ड 2019 के पेपर 3 के सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 में न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल वैल्यूज से मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर के फॉर्म में आंसर हो सकते हैं और आपको उसको मैनुअली एंटर करना है या ओएमआर के अंदर भरना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है which is particle is moved along the path AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर DE, फिर EF, फिर FA। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द फोर्स भी कुछ वेरिएबल टाइप का है, y भी लिख रहा है, यहाँ पे x भी लिखा हुआ है। where x and y are in meters and alpha is equal to -1, the work done by the particle in this force is। तो भाई देखो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू लिखी है, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू रखी है -1, तो माइनस ऑफ y टाइम्स i कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स x इंटू j कैप। यही लिखी है, यही लिखी है। अगर ये लिखी है तो मैं कहता हूँ कि अगर पार्टिकल को मुझे मूव कराना है छोटे से डिस्टेंस के लिए, तो मैं कहूंगा उसका डीएस वेक्टर होगा, इसको भी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो होगा dx i कैप प्लस dy j कैप। क्या ये होना चाहिए? अगर ये होना चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि छोटा सा जो वर्क डन होगा इस dx और dy पे मूव कराने के लिए, दैट वुड बी इक्वल टू f वेक्टर इंटू ds वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ y टाइम्स dx प्लस नहीं माइनस ऑफ 2x dy। बताइए भाई, क्या इतना एकदम क्लियर है? और अगर मुझे किसी लिमिट तक लेके जाना है इसको, तो मैं क्या कहूंगा भाई, इनके अंदर इंटीग्रेशन के सिंबल्स लगा दूंगा मैं, बहुत सिंपल इसको वैल्यू निकालने के लिए। अब थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मैं ए से बी तक जाऊं, यानी ए बी प्रोसेस की बात करूं, तो ए बी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर y की वैल्यू कांस्टेंट है 1, x की वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन dy क्योंकि y बदल नहीं रहा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मानते हैं ये बात? अगर ये बात मानते हैं आप, तो क्या मैं कहता हूँ वर्क डन इन ए बी में y की वैल्यू है 1, यानी माइनस ऑफ 1, और dx x कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, माइनस ऑफ 0, क्यों? क्योंकि dy की वैल्यू हो गई 0। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हाउ मच आई गेट, माइनस ऑफ 1 जूल। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना आ गया तो अब बात करते हैं अगला प्रोसेस जो कि है बीसी। बीसी में क्या हो रहा है, बीसी के अंदर जो मेरे पास x की वैल्यू है वो फिक्स्ड है, यानी कि चेंज इन x 0 है। तो कैन आई राइट डाउन कि भाई वर्क डन जो इस केस में होगा, dx की वैल्यू 0, पहली टर्म खत्म, माइनस ऑफ 2 टाइम्स dy, और ये y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम 1 टू 0.5, यानी ये कितना आ गया, 1 जूल। ठीक है, क्या यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है? अगर है तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सीडी की। ठीक है, सीडी प्रोसेस में भी गया है। सीडी के अंदर क्या हो रहा है, सीडी के अंदर मेरे पास y की वैल्यू फिक्स्ड है 0.5 और dy की वैल्यू कितनी है, 0। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई वर्क डन जो होगा वो होगा dy की वैल्यू 0 खत्म कर दो, और कितना बचेगा मेरे पास, माइनस ऑफ dx अपॉन 2, और x कहां से कहां तक वेरी करेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीडी की। ये करेगा फ्रॉम 1 टू 0.5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हाउ मच आई गेट 1/4 जूल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करता हूँ मैं डीई की। जब मैं डीई की बात कर रहा हूँ तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीई के अंदर x की वैल्यू 0.5 है और dx की वैल्यू 0 है, यानी वर्क डन इन द प्रोसेस डीई हो जाएगा माइनस ऑफ डी वाई, और y की वैल्यू कहां से कहां तक, 0.5 से 0 तक, यानी कितनी हो गई भाई, हाफ ऑफ जूल। इतना समझ में आया? अगर इतना आ गया तो अब मैं बात करता हूँ ई एफ प्रोसेस की। ई एफ प्रोसेस में क्या हो रहा है, x की वैल्यू बदल रही है, y की वैल्यू 0, dx की वैल्यू 0। क्या ही समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो वर्क डन इन द प्रोसेस ई एफ, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर यहाँ तक कंप्लीट क्लैरिटी है तो लास्ट प्रोसेस की बात करते हैं विच इज एफ ए। इस एफ ए प्रोसेस में क्या x की वैल्यू 0 है और dx की वैल्यू भी 0 है, तो क्या वर्क डन भी 0 हो जाएगा? यानी फाइनली ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, यहाँ पे मेरे पास है हाफ जूल, यहाँ पे मेरे पास है 1/4 जूल, यहाँ पे मेरे पास है माइनस ऑफ 1 जूल, एंड यहाँ पे मेरे पास है 1 जूल।
तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ऐड करने पे कितनी वैल्यू आती है मेरे पास, सॉल्व करेंगे सब जने। ऐड करने पे मेरे पास आती है -1 +1 +of 0.25 +of 0.5 +0 +0, इसको सॉल्व करता हूं तो आई गेट दिस एज 0.75 जूल, यानी यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.75 जूल। क्या सबको इतना अच्छी तरह समझ में अगर आ गया है तो लेट अस प्रोसीड फर्दर इन द टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, इज सस्पेंडेड बाय कॉपर एंड स्टील वायर्स, इनका सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में सेम गिवन है, बट इनकी लेंथ अलग अलग है, इसकी √3 मीटर है और इसकी 1 मीटर है। Their other ends are fixed to the ceiling as shown in the figure। ठीक है भाई, the angle subtended by copper and steel wires on the ceilings are 30 डिग्री and 60 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। Elongation कॉपर वायर में है डेल्टा LC एंड elongation in steel wire is डेल्टा LS। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, डेल्टा ऑफ LC अपॉन डेल्टा ऑफ LS। चलिए दोनों दिमाग लगाते हैं। क्या मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा TA, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसको TA नहीं बोलते, सॉरी, इसको TS बोल देते हैं और इसको TC बोल देते हैं। तो क्या इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा TC cos of 30, सिमिलरली इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा TS cos of 60। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, टेंशन के कंपोनेंट्स निकाले और दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ रही है। तो TS cos 60 की वैल्यू होती है हाफ इज इक्वल टू TC cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो कैन आई राइट डाउन कि भाई TS की वैल्यू किसके बराबर है, √3 इंटू TC की वैल्यू। देख लीजिए, अगर इतना समझ में आ, अगर यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। करेक्ट। अब क्वेश्चन में स्ट्रेस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, टेंशन अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू भी डेल्टा एल अपॉन एल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मुझे बेसिकली रेशियो निकालना है डेल्टा एल का, तो डेल्टा एल की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आती है, ये आती है टी अपॉन टी एल अपॉन ए वाई। क्या इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया तो मैं फाइनली अब लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ मैं कहता हूँ कि भाई डेल्टा ऑफ एल सी अपॉन डेल्टा ऑफ एल एस को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ सी अप इंटू एल ऑफ सी होल अपॉन एरिया इंटू वाई ऑफ सी होल अपॉन टी ऑफ एस इंटू एल ऑफ एस अपॉन ए इंटू वाई एस। ए से ए उड़ा दो, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा टी सी अपॉन टी एस इंटू एल सी अपॉन एल एस इंटू वाई एस अपॉन वाई सी। करेक्ट। टीसी अपॉन टीएस की वैल्यू है 1/√3, एलसी की वैल्यू है √3, एलएस की वैल्यू है 1, वाई एस अपॉन वाई सी की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हेंस द फाइनल आंसर इज 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ट्रेन है विच इज S1, ओके, यहाँ पे गिवन है, ये दे रखी है, is moving with a uniform velocity of 108। अच्छा 108 लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसको मैं अगर into 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट डू आई गेट, ये हो जाएगा मेरे पास 5 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सिमिलरली इस 36 को भी मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे पास कितना आएगा भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी दी गई, both the trains are blowing whistles of same frequency 120 hertz when O is 600 meter away, okay, and distance from S1 S2 is 100 meter। the number of beats heard by O is, O को कितनी सुनाई देगी ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जो S1 से आ रही है जो कि इस तरीके से वो इसको F1 सुनाई दे रही है, और जो S2 से आ रही है वो इसको F2 सुनाई दे रही है। करेक्ट। अब अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास 37 डिग्री, इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 30 cos 37। कितना समझ में, ठीक है। तो मैं अब सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू होगी F0 इंटू 330, ऊपर की तरफ आता है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, तो क्या इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी 10, ये कितना एंगल है 30,
ये हो गया 53, तो 10 cos 53, इसको सॉल्व भी कर देते हैं हम लोग। 53 कितना होता है 3/5, यानी ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 4/5, यानी 5 है 6 है 24, करेक्ट है। 330 क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर का, राइट, ऑब्जर्वर की कितनी वेलोसिटी है 6, यानी प्लस ऑफ 6 अपॉन 330, और क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 24, इसको सॉल्व करते हैं तो 336 अपॉन 306। F2 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगी F0 ऑब्जर्वर की, यानी 330 प्लस ऑफ 10 होल अपॉन 330 माइनस ऑफ 0, यानी ये खत्म। ये कितना हो जाएगा 340 अपॉन 330 इंटू F0, यहाँ पे भी F0 आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि भाई F2 की वैल्यू ज्यादा है, तो F2 माइनस ऑफ F1 करेंगे और उसको सॉल्व करते हैं तो ये आती है 8.12 हर्ट्ज। ठीक है, तो लुकिंग एट द क्वेश्चन द आंसर बिकम्स 8.12 हर्ट्ज इसकी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C गिवन है, जिसकी डेंसिटी जिसकी स्पेसिंग है D between two plates having an area of A. The region between the plates is filled with N dielectric layers parallel to its plate, each with thickness of, इतना दे रखा है मुझे, और क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में, और बोला मुझे the dielectric constant of the mth layer is इतना, for a very large N which is greater than 10 to the power 3, the capacitance C is given as इतने, the value of alpha will be, okay, एक काम करते हैं हम लोग, ये हमने क्या बनाया एक कैपेसिटेंस में, ये हमने एक कैपेसिटेंस बनाया। हमें बोला गया कि जब मैं mth लेयर की बात करता हूँ किसी x दूरी पे, करेक्ट, तो mth लेयर जो होती है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस d है और टोटल लेयर्स कितनी है n लेयर्स है, तो कैन आई राइट डाउन कि भाई ये जो आपने x लेयर बोली है ये है m लेयर्स इस x दूरी के अंदर, ये बराबर है किसके d अपॉन n के, भाई होगा नहीं होगा रेशियो। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ m अपॉन n की वैल्यू x अपॉन d के बराबर, ये इतना समझ में आया। अब क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटेंसेस है वो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से मैं छोटे छोटे कैपेसिटेंसेस तोड़ू तो कुछ इस तरीके से एड अप होंगे, और ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये है मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैन आई राइट डाउन कि भाई डीसी की वैल्यू होगी a mth इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया अपॉन dx, जो कि इसकी मोटाई है, जो कि इसकी मोटाई है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं 1 अपॉन dc को, तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू a इंटू 1 प्लस x बाई डी। बताएं भाई क्या इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया तो मैं इसको भी इंटीग्रेट ही कर रहा हूँ, कहां से कहां तक 0 से d तक, यहां तक कंप्लीट क्लैरिटी है, अगर है तो 1 अपॉन k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू ln ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ln ऑफ, यानी कि t इक्वलेंट की वैल्यू आ जाती है मेरे पास k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, अच्छा d तो रहेगा हमारा, यहाँ पे d भी आएगा, d ln 2। देख लीजिए भाई क्या यहाँ तक सब कुछ समझ आया। तो फिर यहाँ से जब वी कंपेयर तो क्या मेरे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, हेंस द फाइनल आंसर इज 1। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना बनाया गया है बट है नहीं। एक लिक्विड है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे is poured very slowly into a calorimeter that is at a temperature of 110 degrees Celsius. The boiling temperature of the liquid is 80 degrees Celsius. It is found for the first 5 grams of the liquid completely evaporates. तो क्या मैं कह सकता हूँ, let us say latent heat of liquid जो है vaporization की वो है L, और specific heat जो है वो है L S। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होगा पहले, तो S इंटू 80 माइनस ऑफ 30, ये क्या हो गया, ये तो हीट उसको 30 से 80 तक पहुंचने में, लेकिन इसके अलावा भी उसको इवापोरेट होने में हीट लगी होगी, हाँ है ना, कितना है 5 ग्राम राइट, तो इंटू 5 इंटू एल, ये किसके बराबर है m इंटू क्या लिखूंगा m इंटू किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैलोरीमीटर की, कैलोरीमीटर में
m इंटू एस इंटू 110 से 80 तक आना यानी 30। ये होगी पहली इक्वेशन। अगले केस में आफ्टर pouring 80 grams of the liquid to the equilibrium temperature is found to be 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमने क्या किया 80 ग्राम को पोर कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए कहां से 30 से, इंटू 20 इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू, अब यहाँ पे 80 से मैं 50 को लाया तो वापस 30 हो गया, ये 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो व्हाट डू आई गेट दिस वैल्यू एज कितना हो जाएगा भाई 5 इंटू एस इंटू 50 प्लस 5 इंटू एल इज इक्वल टू 80 इंटू एस इंटू 20, करेक्ट। तो इसको मुझे निकालना क्या है, एल अपॉन एस निकालना है मुझे। तो 5, ये 5 को तो उड़ा ही देना सब जगह से, तो ये 5 खत्म, ये 5 खत्म, और 20 आई है, ये 4 आ गया। तो व्हाट डू आई गेट, एल इज इक्वल टू 8 इंटू 80 इंटू 4, ये हो गया 320 माइनस ऑफ 50 इंटू एस, करेक्ट। तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड टू स्पेसिफिक हीट एल अपॉन एस की वैल्यू आ गई 270, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये डिग्री सेल्सियस गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास 2, अच्छा पर डिग्री में तो आएगा इसी, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 270। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्लेनार स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ एल है, विड्थ डब्ल्यू है, इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, n1 की वैल्यू आपको दे रखी है, n2 की वैल्यू भी आपको दे रखी है, L की वैल्यू काफी बड़ी है W से। A ray entering from end AB will emerge from the end CD only if the total internal reflection condition is met inside the surface. If L is 9.6 and if the incident angle is varied, then the maximum time taken by the ray to exit the plane CD is okay. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला एंगल अगर मैं थीटा सी से हल्का सा ज्यादा डाल दूं तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा सी से हल्का सा ज्यादा आएगा, मानते हो ये बात? अगर ये बात मानते हैं आप लोग तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि n1 की वैल्यू दे रखी है 1.5, करेक्ट, और बाहर कुछ दिन रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, तो थीटा की वैल्यू तो मैं दे नहीं रखी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि थीटा सी में निकाल सकता हूँ बड़ा आराम से, कैसे निकालूंगा अभी मैं कहूंगा n1 इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू n2 बाय n1, n2 कितना है, n2 है √2, ये √2 लिखते हैं 1.44 अपॉन 1.5 होगा, मानते हो क्या ये बात? अगर ये मानते हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा सी जो है उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये वाली लेंथ है एल, ये वाली लेंथ है स्मॉल एल, और ये वाली लेंथ है स्मॉल एक्स। तो क्या मैं साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल बाय एक्स? तो क्या मैं एक्स को लिख सकता हूँ 1.5 एल अपॉन 1.44? अब मैं चाहता हूं या मुझे पता है एक्चुअल में जो रे चल रही है वो x डिस्टेंस चल रही है, l डिस्टेंस नहीं चल रही, तो कैन आई राइट डाउन कि भाई टोटल डिस्टेंस जो चलेगी दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल L इंटू 1.5 अपॉन 1.44, मानते हो ये बात? और जो स्पीड होगी दैट वुड बी c अपॉन म्यू या c अपॉन n1 होनी चाहिए, मानते हो ये बात भी? अगर मानते हो तो टोटल डिस्टेंस आ गई और स्पीड आ गई, तो क्या कोई मुझे टाइम बता पाएगा? टाइम कितना होगा 1.5 इंटू कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 9.6 अपॉन 1.44 डिवाइडेड बाय सी यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय n1, n1 की वैल्यू कितनी है 1.5। इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट दिस वैल्यू एज 5 into 10 to the power minus of 9 seconds, sorry 50 into 10 to the power minus of 9 seconds। Looking at the options, यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 50। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से काफी कुछ अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है ऐसे ही वीडियोस आपके फ्रेंड्स को, आपके क्लासमेट्स को भी बहुत अच्छे लगेंगे और उनकी हेल्प करेंगे तो इसको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना टाइम गवाए उसको देख लें। चलिए तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।